कभी सोचा है जब हम सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं तो उनमें गर्माहट क्यों आ जाती है? या फिर तेज रफ्तार गाड़ी में ब्रेक लगाने पर वो जो आवाज आती है। चीखने की आवाज, बिल्कुल। हाँ, इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये वो ताकत है जो हमें चलने भी देती है और हमारे जूते घिस भी देती है। सही बात है। ये वो गोंद है जो दुनिया को जोड़े रखती है और वो रेत भी है जो मशीनों को जाम कर देती है। आज हम भौतिकी के इसी सबसे बड़े दोस्त दुश्मन की पड़ताल करने वाले हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन। बिल्कुल। और इस विषय की गहराई में उतरने के लिए हमारे पास जो सामग्री है वो पहली नजर में बहुत साधारण लगती है। ये कक्षा 8 की विज्ञान की एक प्रश्नावली है। हाँ, कुछ सवाल जवाब। लेकिन आज हमारा मिशन इन सरल सवालों के जरिए उन गहरे सिद्धांतों को बाहर निकालना है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। हम ये समझेंगे कि घर्षण का ये दोहरा चरित्र आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। और ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि घर्षण सिर्फ किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये हमारे हर एक्शन और रिएक्शन के केंद्र में है। इसके बिना हमारी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। शायद होती ही नहीं। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये है क्या। स्रोत सामग्री में इसे एक संपर्क बल कहा गया है। कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये कोई जादू या दूर से लगने वाली शक्ति नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। सही। इसके लिए दो चीजों का एक दूसरे को छूना जरूरी है। हाँ, और इसका एक ही मकसद है, गति का विरोध करना। ये एक जिद्दी विरोधी की तरह है। अच्छा। अगर आप किसी चीज को आगे धकेलेंगे तो घर्षण उसे पीछे खींचेगा। अगर कोई चीज दाएं जा रही है तो घर्षण उसे बाएं रोकने की कोशिश करेगा। ये हमेशा एक्शन के खिलाफ खड़ा होता है। ठीक है, तो ये गति का दुश्मन है। पर ये पैदा क्यों होता है? दो सतहें जब मिलती हैं तो ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती हैं? यहीं पर इसका असली राज छिपा है। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका कारण है सतहों की असमतता। मतलब उनका स्मूथ ना होना। हाँ। कोई भी सतह, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो या स्टील की प्लेट, हमें कितनी भी चिकनी क्यों ना लगे, ऊपर से तो बिल्कुल चिकनी लगती है, पर अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके जैसी दिखेगी। अच्छा। उसमें बहुत सारी सूक्ष्म घाटियां और चोटियां होती हैं। तो जब एक सतह दूसरी पर फिसलने की कोशिश करती है तो ये पहाड़ और घाटियां एक दूसरे में फंस जाती हैं। जैसे दो कंगियों के दांतों को आपस में रगड़ना। क्या खूब उदाहरण दिया है। बिल्कुल वैसा ही। ये सूक्ष्म स्तर की चोटियां और घाटियां एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। अच्छा। इसी इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है और यही रुकावट हमें घर्षण के रूप में महसूस होती है। और जब हम जोर लगाकर इस इंटरलॉकिंग को तोड़ते हैं तो जाहिर है एक हलचल होती है, एक रगड़ पैदा होती है। हाँ। और शायद इसीलिए हाथ रगड़ने पर गर्मी पैदा होती है। वो रगड़ ही ऊर्जा बना रही है। एकदम सही। गति की ऊर्जा ऊष्मा की ऊर्जा में बदल जाती है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, ये ऊर्जा का संरक्षण है। जब आप ब्रेक लगाते हैं और टायर घिसटते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा गर्मी और आवाज में बदल जाती है। घर्षण कभी भी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, बस उसका रूप बदल देता है। तो ये तो साफ है कि खुरदुरापन ही घर्षण की जड़ है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हमेशा से परेशान करती है। क्या? जैसे घर में किसी भारी अलमारी को पहली बार धकेलने में इतनी जान क्यों लग जाती है? हाँ, ये तो सबने महसूस किया होगा। पर एक बार वो हिल जाए तो लगता है काम थोड़ा आसान हो गया है। क्या घर्षण भी अपना रूप बदलता है? वाह, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये हमें सीधे घर्षण के अलग अलग चेहरों तक ले जाता है। अच्छा। जी हाँ, घर्षण अपना रूप बदलता है। जब अलमारी रुकी हुई थी तब आप जिस घर्षण से लड़ रहे थे उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन? बिल्कुल, स्टैटिक यानी जो स्थिर हो। यह सबसे मजबूत प्रकार का घर्षण है। ये वो बल है जो चीजों को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। ओके। अगर ये ना हो तो मेज पर रखी आपकी किताब जरा सी ढलान पर फिसल जाएगी। स्थैतिक घर्षण कहता है, मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा।
जब आप धकेलना शुरू करते हैं तो सतहों की वो सूक्ष्म घाटियां और चोटियां एक दूसरे में बहुत मजबूती से फंसी होती हैं। और जब हम जोर लगाकर उस शुरुआती पकड़ को तोड़ देते हैं तब घर्षण एक नए रूप में आ जाता है। उसे कहते हैं गतिज घर्षण, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं शायद। हाँ, फिसलने वाला घर्षण। एक बार जब सतहें एक दूसरे पर फिसलना शुरू कर देती हैं तो उन्हें इंटरलॉक होने का उतना समय नहीं मिलता। अच्छा, इसलिए गतिज घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। इसीलिए चलती हुई अलमारी को धकेलते रहना उसे पहली बार हिलाने से ज्यादा आसान है। वाह, तो ये राज है इसके पीछे। जी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने शायद इससे भी ज्यादा चालाकी से घर्षण को मात देने का एक तरीका खोजा था। हमारे स्रोत में एक सवाल है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, और इसका जवाब है रोलिंग घर्षण, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। यह इंसानियत की सबसे बड़ी खोजों में से एक के पीछे का विज्ञान है। सही। जब कोई चीज किसी सतह पर फिसलने के बजाय लुढ़कती है तो सतहों का वो इंटरलॉकिंग वो लगभग खत्म हो जाता है। संपर्क का क्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है और रुकावट बहुत ही कम। और इसी एक सिद्धांत ने पहिए को जन्म दिया। बिल्कुल कमाल है। एक भारी पत्थर को घसीटने में शायद 10 लोगों की ताकत लगे, लेकिन उसे गोल लट्ठों पर रखकर लुढ़काना शायद एक अकेला इंसान भी कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि पहिए के आविष्कार से लेकर आज की हाईटेक मशीनों के बॉल बेरिंग तक, बॉल बेरिंग, हाँ, हम पिछले हजारों सालों से एक ही मूल मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, घसीटो मत, लुढ़काओ। वाह, ये एक आइडिया है जिसने हमारी पूरी सभ्यता को गति दी है। आपकी गाड़ी के पहियों से लेकर स्केटबोर्ड और मशीनों के अंदर घूमने वाली छोटी छोटी स्टील की गोलियों तक, हर जगह हम फिसलने वाले घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलकर ऊर्जा बचा रहे हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि एक ही सिद्धांत हजारों सालों से हमारी मदद कर रहा है। अच्छा, अभी तक हम जमीन पर बक्से खिसकाने और पहिए चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या घर्षण सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित है? जब कोई हवाई जहाज हवा में उड़ता है या कोई तैराक पानी में तैरता है, तो क्या वहां भी कोई घर्षण होता है? जरूर होता है। हवा और पानी जैसे तरल पदार्थ भी घर्षण पैदा करते हैं। इसे द्रव घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन। इसे आमतौर पर ड्रैग के नाम से जाना जाता है। ड्रैग, हाँ, ये शब्द सुना है। जब कोई वस्तु हवा या पानी के बीच से गुजरती है तो उसे उन तरल पदार्थों के कणों को अपने रास्ते से हटाना पड़ता है, और यही कण उसकी गति में रुकावट पैदा करते हैं। मुझे याद है बचपन में चलती गाड़ी से हाथ बाहर निकालने पर हवा का जो जोरदार धक्का महसूस होता था। हाँ, वो शायद यही ड्रैग है। बिल्कुल, वो हवा का घर्षण ही है जो आपके हाथ को पीछे धकेलता है। और इसी ड्रैग को कम करने के लिए इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत काम करता है, स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग। हमारे स्रोत के दस्तावेज में बार बार ये सवाल आता है कि हवाई जहाज, तेज रफ्तार कारें, नाव और यहाँ तक कि पक्षियों और मछलियों का आकार एक खास तरीके का क्यों होता है? हाँ, वो आगे से नुकीला और बीच से थोड़ा चौड़ा होकर पीछे की तरफ फिर से पतला हो जाता है। जी। तो ये डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इस आकार को स्ट्रीमलाइन्ड या सुव्यवस्थित आकार कहते हैं। सुव्यवस्थित आकार। इसका एकमात्र मकसद द्रव घर्षण को कम से कम करना है। ये डिजाइन हवा या पानी को बहुत धीरे से अपने ऊपर से फिसलकर गुजर जाने देता है, उन्हें चीरता नहीं है। इससे रुकावट कम होती है और ऊर्जा की जबरदस्त बचत होती है। वाह, तो मतलब प्रकृति ने ये डिजाइन करोड़ों साल पहले ही खोज लिया था। बिल्कुल। मछलियां और पक्षी तो हमेशा से स्ट्रीमलाइन रहे हैं, और हम अपनी तेज गाड़ियों और जहाजों में बस उसी की नकल कर रहे हैं। सही। शायद यही वजह है कि ओलंपिक में तैराक अपने शरीर के बाल तक शेव कर लेते हैं या खास तरह के टाइट सूट पहनते हैं। एकदम। या फिर सोचिए, गोल्फ की गेंद पर वो छोटे छोटे गड्ढे क्यों होते हैं? हाँ, डिम्पल्स। वो गेंद को खुरदरा बनाने के लिए नहीं, बल्कि हवा के प्रवाह को इस तरह से नियंत्रित करने के लिए होते हैं कि उस पर लगने वाला ड्रैग कम हो जाए और वो ज्यादा दूर तक जा सके। ये सब घर्षण के साथ इंसानी दिमाग का एक खेल है। अब तक की बातचीत सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि घर्षण एक बहुत बड़ा विलन है। हम उसे कम करने के लिए पॉलिश कर रहे हैं, पहिए लगा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन डिजाइन बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम हमेशा इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे शक है कि अगर ये सच में गायब हो जाए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए स्रोत में घर्षण को एक आवश्यक बुराई कहा गया है। अननेसेसरी ईविल। हाँ, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके बिना हम जी नहीं सकते।
तो चलिए इस दुश्मन के दोस्ती वाले पहलू पर बात करते हैं। ये हमारी मदद कैसे करता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी मदद तो ये है कि हम इसकी वजह से चल पाते हैं। चल पाते हैं। हाँ, अच्छा। जब हम चलते हैं तो हम अपने जूते से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। घर्षण हमारे जूते और जमीन के बीच एक पकड़ बनाता है और हमें फिसलने से रोकता है। अच्छा। इसी पकड़ की वजह से न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जमीन हमें उतनी ही ताकत से आगे की ओर धकेलती है। अरे हाँ, मतलब अगर घर्षण न हो तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक ही जगह पे माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करते रह जाएंगे। बिल्कुल। शायद इसीलिए मेरे जूतों के सोल में ये अजीब से पैटर्न बने। हाँ, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। नहीं। ये दरअसल घर्षण को बढ़ाने का इंजीनियरिंग कमाल है, ताकि मैं गिरूं नहीं। बिल्कुल। और यही सिद्धांत गाड़ियों पर भी लागू होता है। टायर और सड़क के बीच का घर्षण ही गाड़ी को आगे बढ़ाता है, चलाता है। उसे मोड़ने में मदद करता है और सबसे जरूरी ब्रेक लगाने पर उसे रोकता है। बिल्कुल। बिना घर्षण के ब्रेक पैड डिस्क को पकड़ ही नहीं पाएंगे और गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। और सिर्फ चलना फिरना ही नहीं, मैं ये जो कागज पर नोट्स ले रहा हूँ, ये भी तो घर्षण की ही मेहरबानी है। कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण की वजह से ही स्याही कागज पर चिपक रही है। हाँ, नहीं तो कलम फिसलती रह जाती। कुछ लिख ही नहीं पाते। सोचिए, आप दीवार में कील भी नहीं ठोक पाते, क्योंकि घर्षण ही कील को लकड़ी के अंदर पकड़कर रखता है। सही बात। आप माचिस नहीं जला पाते, आप कोई बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाते, हमारी दुनिया सचमुच थम जाती। तो ये तो इसके फायदे हुए, जो वाकई बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर ये इतना अच्छा दोस्त है, तो फिर वो बुराई वाला हिस्सा कहाँ से आया? ये हमारा दुश्मन कैसे है? इसका सबसे बड़ा नुकसान है टूट-फूट और घिसाव। वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर, हाँ। क्योंकि घर्षण लगातार सतहों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ता है, इससे चीजें घिसती हैं। आपके जूतों का सोल घिस जाता है, घिस जाता है। गाड़ी के टायर कुछ सालों में बदलने पड़ते हैं, और मशीनों के पुर्जे लगातार घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मरम्मत और रख रखाव की जरूरत पड़ती है। पेंसिल की नोक का हर बार लिखने पर छोटा हो जाना भी तो इसी का नतीजा है। हाँ, और दूसरा बड़ा नुकसान है ऊर्जा का अपव्यय। एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस। हमने बात की थी कि घर्षण से गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी असल में ऊर्जा की बर्बादी है। अच्छा। गाड़ी के इंजन में पेट्रोल जलने से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर के घूमने वाले पुर्जों के बीच घर्षण के कारण गर्मी बनकर बर्बाद हो जाता है। ओह, इसीलिए इंजन इतना गर्म हो जाता है। इसीलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट और पंखों की जरूरत पड़ती है। ये मशीनों की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी को कम कर देता है। अच्छा, तो मेरा फोन जब कोई भारी गेम चलाने पर गर्म हो जाता है, तो उसका एक कारण प्रोसेसर के अंदर मौजूद लाखों छोटे-छोटे स्विच के बीच का इलेक्ट्रिक घर्षण भी है। काफी हद तक ये ऊर्जा की बर्बादी का ही एक रूप है। तो आप देख सकते हैं, ये एक ही समय पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो अगर ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, तो इसका मतलब है कि असली खेल इसे नियंत्रित करने का है। बिल्कुल। ये जानना कि कब हमें घर्षण चाहिए और कब नहीं। तो जब हमें इसे कम करना हो, जैसे किसी मशीन के अंदर, तब क्या तरीके अपनाए जाते हैं? सबसे आम और असरदार तरीका है स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना। लुब्रिकेंट, जैसे तेल या ग्रीस। हाँ, तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट पाउडर। ये स्नेहक दो सतहों के बीच में जाकर एक पतली सी परत बना लेते हैं। तो ये परत उन दोनों सतहों को सीधे संपर्क में आने से रोकती है, उन सूक्ष्म पहाड़ों और घाटियों को आपस में उलझने नहीं देती। एकदम। वो सतहें अब एक दूसरे पर नहीं, बल्कि उस चिकनी परत पर फिसलती हैं, जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है। अरे वाह! ये ठीक वैसा ही है जैसे कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना। हाँ बिल्कुल, बिना पाउडर के गोटी रुक रुक कर चलती है, पर पाउडर डालते ही वो मक्खन की तरह फिसलती है। वो पाउडर वहां एक सूखे लुब्रिकेंट का ही तो काम कर रहा है। या फिर दरवाजे के कब्जों से आने वाली चर्रर की आवाज। हाँ, जो तेल की 2 बूंदे डालते ही गायब हो जाती है। समझ गया। ये तो हुई घर्षण कम करने की बात। लेकिन अगर हमें इसे बढ़ाना हो तो, जैसे बर्फीली सड़कों पर जहां गाड़ियों के फिसलने का खतरा होता है, तब हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम सतहों को और ज्यादा खुरदुरा बनाते हैं। और खुरदरा? हाँ, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, बर्फीली सड़कों पर